नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां मिलती है आपको खबर A to Z। स्वागत है आपका फिर से। आज क्या बड़ी खबरें हैं और उनको पीछे जाकर देखें कि क्या असल में इसके पीछे की खबर छिपी है। शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड। न्यूज डिकोड में आज सबसे पहले वो खबर जिस पर सारे देश की नजर गई, एक वक्त जिनका पूरे देश में बल्कि दुनिया भर में चर्चा हुआ करता था, आज वो फिर सुर्खियों में है। यह खबर गुजरात से, जहां गांधीनगर सेशंस कोर्ट ने रेप के दोषी आसाराम को उम्र कैद की सजा दी है। इसके पहले सोमवार को आसाराम को रेप के अपराध का दोषी माना गया। एक महिला जो कि शिष्या के तौर पर उनके यहां जाया करती थी, आसाराम और उनके कुछ साथियों पर उसने रेप के आरोप लगाए थे, जो अब सिद्ध हो चुके हैं और इसमें सजा हुई। ये खुद को कभी गॉडमैन कहलवाना पसंद करता था। देश और दुनिया में इस शख्स के करोड़ों अनुयायी थे जो इन्हें बापू पुकारकर सम्मान दिया करते थे। मंगलवार को एक बार फिर से कथित संत और कथावाचक आसाराम के एक और घृणित पाप का हिसाब हुआ। सूरत की एक महिला से रेप के मामले में आसाराम को मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। गुजरात के गांधीनगर सेशंस कोर्ट ने आसाराम को सोमवार को दोषी करार दिया। इसके पहले जोधपुर कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को उत्तर प्रदेश की एक नाबालिग से रेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आसाराम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस केस में आसाराम की पत्नी समेत 6 अन्य आरोपी थे। कोर्ट ने आसाराम को दोषी माना है। आरोपियों में से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। बाकी 5 आरोपियों को कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। तो एक कथित संत, एक कथित महान कथावाचक को दोबारा से उम्र कैद की सजा सुनाई गई, यानी कि सांसारिक मोह का त्याग करने का संदेश देने वाला अब ताउम्र सलाखों के पीछे रहेगा। कोर्ट के इस फैसले के क्या मायने हैं, समझते हैं, डिकोड करते हैं। एक वक्त आपको याद होगा जब ऐसा हुआ करता था, जब आसाराम खुद को पूरे सिस्टम से ऊपर समझने की भूल कर बैठा था। देश दुनिया में 400 से ज्यादा आश्रम थे, लाखों समर्थकों में राजनेता और अधिकारी, यानी कि रुआब 7वें आसमान पर। और इसी फेर में आसाराम भूल गया कि वो कानून से ऊपर नहीं है। उसे लगा कि वो अपराध करेगा लेकिन कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि कानून और व्यवस्था उनकी जेब में। लेकिन गलत साबित हुआ। देश की जांच एजेंसियों ने निष्पक्ष जांच की। जब एक सिरा खुला तो चीजें खुलती गईं। मीडिया ने पीड़ितों की आवाज उठाई, पीड़ितों ने हार नहीं मानी। न्यायपालिका ने तटस्थ होकर सुनवाई की। थोड़ी सुनवाई का वक्त इसमें लगा, लेकिन नतीजा आप सबके सामने। आसाराम को एक तरह के 2 अपराधों के लिए उम्र कैद की 2 सजाएं हो चुकी हैं, जो ये साबित करता है कि देश में न्याय व्यवस्था से, कानून व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं। आसाराम की केस स्टडी उन सब लोगों के लिए वाकई एक फिर सबक है जो समझते हैं कि कानून से वो कुछ भी कर सकते हैं, कानून से बालातर वो कहना ये चाहते हैं कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, परास्त नहीं। असत्य कितना भी असरदार क्यों ना दिखे, लेकिन उसकी हार निश्चित है, समय चाहे उसमें जितना भी लगे। चलिए अब आते हैं आपके हमारे काम की खबर पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश कर दिया है, जिस पर पक्ष की अलग अलग राय और नजरिया है। देश का बजट आने से पहले जरा इस पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 और इसके साथ ही विधिवत रूप से आज बजट पेश होने के एक दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 सर्वे में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट के 6.5% होने का अनुमान लगाया गया है। ये पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ होगी। वहीं नॉमिनल जीडीपी का अनुमान 11% लगाया गया है। सर्वे में कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वे के अनुसार पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये तो इकोनॉमिक सर्वे की बात। अब नजर सरकार के बजट पर टिकी है। बजट कैसा होगा, इसके लिए
कुछ घंटों का इंतजार आपको और करना होगा। तो बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे हर साल आता है, ये आ चुका है, पेश हो चुका है। सवाल ये कि आर्थिक सर्वे है क्या, इसकी क्या अहमियत है, इसकी जरूरत क्या है और इसमें मिलने वाले संकेत कितने सही साबित होते हैं। हम उस देश में रहते हैं जहां मिडिल क्लास लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। इसको लेकर सरकारें लगातार काम करने का दावा करती हैं। हमारे यहां ज्यादातर घरों में आप एक डायरी बनाते हैं। इसके स्वरूप आजकल भले ही थोड़े डिजिटल हो गए हो। इस डायरी में आप पूरा हिसाब किताब रखते हैं। साल खत्म होने के बाद हम अक्सर देखते तो पता चलता है कि हमारा घर कैसा चला। ये महीने में भी हम काम करते हैं। हमने कहाँ कितना खर्च किया इसका अंदाजा हम लगाते हैं, बाद में टटोलते हैं कितना कमाया कितना बचाया, और इसी आधार पर यह तय होता है कि आने वाले साल का खर्च हम किस तरह चला पाएंगे, बचत कितनी कर पाएंगे या कितनी करनी है, हमारी हालत कैसी है, इसका अंदाजा भी आप उस डायरी से, उस डिजिटल डेटा से लगाते हैं। ठीक हमारे घर की डायरी की तरह एक इकोनॉमिक सर्वे है जिससे पता चलता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत दरअसल कैसी है। इकोनॉमिक सर्वे में बीते साल का पूरा हिसाब किताब और आने वाले साल के लिए कुछ सुझाव, चुनौतियां और अनुमान होते हैं, या आप समाधान इसे मान सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे को बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है। ये कई मायनों में बेहद जरूरी है। इकोनॉमिक सर्वे एक तरह से हमारी अर्थव्यवस्था के लिए डायरेक्शन का काम करता है, जो हम अपने घर में भी करते हैं छोटे स्तर पर। इससे पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, क्या इसमें जरूरत है और क्या सुधार करने पड़ सकते हैं। सरकार सर्वे को पेश करने और इसमें दिए गए सुझावों या सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत जरूर है क्योंकि इससे बीते साल की अर्थव्यवस्था का पूरा अपडेट आप ले पाते हैं और अगले साल का उसी आधार पर एक अनुमान लगा पाते हैं। चलिए, जैसा आपको अच्छी तरीके से पता है कि बजट से पहले बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और बजट के बाद इस पर डिस्कशन होता है, तो iViz24 पर आप देश का बजट विस्तार से देख भी पाएंगे और इसके बाद इसे समझकर इसका पूर्ण विश्लेषण भी आप जरूर देख पाएंगे। चलिए, हमें मालूम है कि बजट सत्र का आगाज हो चुका है, जिस पर हम चर्चा भी करें। बजट सत्र का आगाज आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के साथ हुआ। परंपरा के मुताबिक यह माना जाता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की रीति नीति का एक आईना है, ब्यौरा है। राष्ट्रपति मुर्मू का पहला अभिभाषण इस कंबाइंड सदन में कैसा रहा, क्या खास रहा, रिपोर्ट में देखें। तस्वीरें बजट सत्र के शुभारंभ की है, जो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ हुआ। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो। राष्ट्रपति मुर्मू का ये पहला अभिभाषण था जिसमें उन्होंने पहले केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है जो बिना डरे काम कर रही है। इसके लिए राष्ट्रपति ने सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद पर सख्ती, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का हवाला दिया। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो। ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो। इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू ने सरकार को लगातार 2 बार मौका देने के लिए लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, जहां गरीबी ना हो और मध्यम वर्ग वैभव से युक्त हो। उन्होंने गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम जारी रखने की बात कही। मुर्मू ने रेहड़ी वालों की बात की तो 11 करोड़ छोटे किसानों की मदद के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए की सम्मान निधि का भी जिक्र किया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार के कामयाब फैसले और भविष्य की योजनाओं का सिलसिलेवार तरीके से व्याख्या की। और चलिए, अब वक्त है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पहले अभिभाषण को डिकोड करने का। डिकोड हम इसे करते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोदी सरकार के मिशन 2047 का जिक्र किया, 2047। ये बेहद खास है। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्पष्ट कर दिया कि मौजूदा केंद्र सरकार का ये भरोसा है कि अभी लंबी पारी वो खेलने वाले हैं। उसका खाका 2037 को लेकर वो तय कर चुके हैं। 2047 तक भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए वो तैयारी कर रहा है। चिप से लेकर हवाई जहाज तक वो निर्यात करेगा, ये इसमें अनुमान है। 2047 के भारत में अतीत के गौरव का सम्मान यानी विरासत की बात होगी और विकास के नए आयाम होंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण से देश के हर वर्ग को ये संदेश दिया गया
मसलन नारी शक्ति का गुणगान किया, धार्मिक स्थलों के विकास की बात की गई, ओबीसी वर्ग के हितों को अंडरलाइन करके दिखाया गया, वैक्सीन डिप्लोमेसी और विदेश नीति का खास तरीके से जिक्र किया, कठोर निर्णय की बात को जनता तक पहुंचाया गया। सबका साथ सबका विकास नारा नहीं बल्कि ये वाकई एक सूत्र की तरह काम कर रहा है, इसको जताया गया। किसी के साथ भेदभाव न करने वाली सरकार की बात को भी स्टैब्लिश करने की कोशिश हुई। साथ ही मुफ्त में अन्य योजना जैसा आप सुन पा रहे थे, राष्ट्रपति ने साफ कहा कि सरकार की नज़र उस तबके पर है जो अब तक हाशिए पर रहा है। अगर आप इसे पूरी तरीके से सरकार के कामकाज का आईना माने, या आप ये भी मान सकते हैं कि आने वाले चुनावी वर्ष से पहले सरकारें अपना पूरा विजन आने वाले 47 तक के लिए अभी से देकर ये जताना चाहती हैं कि उनकी प्लानिंग कितनी लंबी है, तो गलत नहीं होगा। और ये वो साल होगा जब हमारा देश 100 वर्ष पूर्ण कर लेगा आजादी के भी। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में राजनीति काफी तेज है, जो आप हम सब देख समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के वचन पत्र को उठाकर फिर झूठ का पुलिंदा बताया। पूछे सवाल तो जवाब भी आरोपों के साथ ही आया। देखें। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच प्रश्नोत्तर काल चल रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान हर दिन एक सवाल कमलनाथ से पूछते हैं और कमलनाथ जवाब में पलटवार करते। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के वचन पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से फसल बीमा वादे पर सवाल पूछते हुए कहा कि ग्राम सभा की अनुशंसा पर वचन पत्र में कहा था किसान को फसल बीमा का लाभ देंगे। क्या 18 महीने में आपने योजना बनाई? क्या किसानों के फसल बीमा का लाभ मिला? कि ग्राम सभा की अनुशंसा पर फसल बीमा का लाभ किसान को देंगे। क्या ग्राम सभा की अनुशंसा इतनी बार नुकसान हुआ आपने ली? जवाब तो देना होगा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के सवाल पूछने पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री तरुण भनोत ने कहा है कि विपक्ष से सवाल पूछना सीएम को शोभा नहीं देता। सीएम को सवाल पूछने के बजाय अब जनता को जवाब देना चाहिए। शिवराज जी को क्या ये शोभा देता है कि वो सवाल और जवाब करे? उसको तो ये बताना चाहिए कि मैंने प्रदेश में ये किया है। इस चुनावी साल में सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच सवाल पूछने से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। तो अगर हम ऐसा कहें कि ये केवल भारतीय लोकतंत्र की ताकत है या ये लोकतंत्र का हिस्सा है कि यहीं ऐसा हो सकता है, सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष अक्सर सवाल पूछता है, मायने क्या है इसके, इन सबको जरा डिकोड करते हैं। पहली बात जो साफ नजर आती है वो ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विपक्ष के जो 2.5 साल का कार्यकाल था उसको अपने इस बार के कार्यकाल की ढाल बना करके देख रहे हैं। अमूमन होता यह कि सत्तारूढ़ दल अपने कार्यकाल के विकास कार्यों और उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाता है। विपक्ष सरकार की कमियां गिनाता, विपक्ष ही सवाल पूछता है। लेकिन मध्य प्रदेश में विपक्ष के पहले सत्तारूढ़ दल पिछली सरकार जो थोड़े समय तक रही उसकी गलतियों की लिस्ट बनाकर उसके वचनों को याद दिला रहा है। अब की बार विपक्ष मौजूदा सरकार के चुनावी वायदों का पोस्टमार्टम करेगा तो सत्तारूढ़ पार्टी पिछली सरकार से उनके कार्यकाल का हिसाब मांगेगी। लोकतंत्र और जनता के लिहाज से ऐसा होना अच्छी बात है। हिसाब तो दोनों पक्षों को देना ही चाहिए, क्योंकि इसी बहाने जनता के पास दोनों दलों के सरकारों का एक ऑडिट होगा, एक रिपोर्ट कार्ड होगा, वो बेहतर फैसला कर पाने में सक्षम होंगे। और इसीलिए हम यही बार बार कहते हैं कि आप दोनों पक्षों को सुने, ध्यान से सुने, वचन पत्रों को भी देखें, ध्यान से देखें क्या पूरा और क्या अधूरा, हिसाब आप ही लोगों को मांगना है। चुनावी साल और मौजूदा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की आखिरी धान खरीदी छत्तीसगढ़ में अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़कर आज एक नए कीर्तिमान की तरफ गई। सरकार गदगद है। विपक्ष किसी तरह से काउंटर करने के लिए इसका पूरा क्रेडिट केंद्र के पाले में डालने की कोशिश कर रहा है। छत्तीसगढ़ में धान की सरकारी खरीदी का आज आखिरी दिन था और इसी आखिरी दिन ने छत्तीसगढ़ में नया इतिहास रच दिया। सोमवार को प्रदेश भर में 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी थी। मंगलवार को भी करीब 65,000 टन की खरीदी हुई और इस तरह तकरीबन 107.65 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी पूरी हो गई। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में अभी तक धान की इतनी मात्रा में सरकारी खरीदी कभी नहीं हुई। इस बार अगर 108 लाख मीट्रिक टन हुआ है, पैसा भी किसानों के खातों में जो जा रहा है 22,000 करोड़ रुपया आज की तारीख में किसानों के खातों में केवल धान का पैसा। भूपेश सरकार इसे अपनी शानदार उपलब्धि बताती है। वहीं विपक्षी दल भाजपा इस धान खरीदी का श्रेय
केंद्र सरकार को दे रही है। दलील ये कि इस खरीदी का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार वहन कर रही है। तो इनकी विधानसभा के पटल पर जवाब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने जहां पर 52,000 करोड़ रुपए दिया, हमने 11,000 करोड़ रुपए खर्च किया। तो हमारे तुलना या केंद्र सरकार की मोदी सरकार की तुलना में तो इनका 20% भी खर्चा नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि प्रदेश की सियासत धान के इर्द गिर्द घूमती है। माना जाता है कि जिसने भी धान के मुद्दे पर किसानों को साथ कर लिया वो सत्ता के करीब पहुंच जाता है। तो सरकार का दावा है कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, हर साल धान खरीदी एक नए स्तर के ऊपर जा रही है और निश्चित तौर पर ऐसा होता हुआ दिख भी रहा आंकड़ों के लिहाज से। लेकिन इस दावे में कितना सच है, जरा इसको भी हम डिकोड करते हैं। पिछले साल भी करीब 98,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई, जो उसके पिछले साल से ज्यादा थी। इस साल करीब 25 लाख किसानों ने धान बेचने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जो 2017 के 12 लाख किसानों के रजिस्ट्रेशन के मुकाबले लगभग दोगुना है। इसमें 23,41,000 से ज्यादा किसानों ने अपना धान बेचा और इस धान खरीदी के बदले 22,000 करोड़ रुपए प्रदेश के किसानों की जेब में पहुंच चुके हैं। और इस खरीदी के लिए तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए और इसमें डालने वाली है। यानी केवल धान की खरीफ फसल के लिए तकरीबन 29,000 करोड़ रुपए किसानों तक पहुंचेंगे। चुनावी साल में सरकार पूरी तरह से किसानों के प्रति पूरी तरह से समर्पित दिखती है। अब इसका लाभ उन्हें मिलेगा या विपक्ष इसका खंडन करके इसे केंद्र तक क्या केंद्र के खाते में इसका क्रेडिट कराने में सफल हो पाएगी, ये सब कुछ किसानों पर निर्भर करता है। बात फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती की। उमा पिछले 3 दिन से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अयोध्या नगर में शराब दुकान के सामने धरने पर बैठी हैं। उमा भारती का यह धरना कांग्रेस को एक मौका दे रहा है। कैसे, एक रिपोर्ट के द्वारा देखिए। अगर शराब नीति हमारे अनुकूल नहीं आई तो फिर जो होगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये हैं बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, जो अपनी सरकार को चेता रही हैं कि अगर शराब नीति उनके मुताबिक नहीं आई तो जो होगा उसे कोई रोक ना पाएगा। पिछले 3 दिनों से भोपाल के अयोध्या नगर में शराब दुकान के सामने धरने पर बैठी उमा भारती ने मंगलवार को एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और आखिर में लिखा, मैं एक अच्छे समाचार की प्रतीक्षा में। प्रदेश में नई शराब नीति की मांग पर अपनी सरकार को घेरने वाली पूर्व सीएम उमा भारती के बहाने कांग्रेस भी भाजपा सरकार पर हमलावर है। उमा भारती की भारतीय जनता पार्टी सुन कहाँ रही? उनको तो दरकिनार कर दिया। उमा भारती अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे बयान दे रही ताकि उनको लोग याद करें, क्योंकि उमा भारती चैप्टर क्लोज कर दिया है शिवराज सिंह चौहान ने। अगर उमा जी गंभीर है कि शराबबंदी मध्य प्रदेश में होना चाहिए, उन्होंने तो पहले एक पत्थर भी उछाला था, तो गंभीर है तो गंभीरता के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। मैं खुद उनके साथ खड़ा होऊंगा और इस आंदोलन में हम कोई पार्टी बाजी को छोड़कर उनका पूरी ताकत के साथ देंगे। पर समझ में आना चाहिए कि वो कितनी गंभीर है उस मुद्दे पर। सवाल ये, क्या मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? मेरे चित्त में बहुत उद्विग्नता और बेचैनी थी कि 31 तारीख को अगर नीति में मेरे परामर्श शामिल नहीं हुए तो मैं चाहती नहीं हूँ ना कि शिवराज जी से लड़ाई हो। मैं चाहती ही नहीं हूँ कि बीजेपी से लड़ाई हो। मैं चाहती ही नहीं हूँ कि मैं बीजेपी को नुकसान पहुँचाऊँ। मैं उससे बचाना चाहती हूँ, लेकिन एक तरफा ताली नहीं बजेगी। उनको भी चेष्टा करनी पड़ेगी ना कि ऐसे हालात ना बने। जाहिर तौर पर उमा की सक्रियता को लेकर कई सवाल। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि शराब तो बहाना है, क्या उनका निशाना कहीं और है? चलिए खैर, वो दिन भी दूर नहीं जब शराब नीति भी सबके सामने होगी और फिर उसके बाद आगे क्या होता ये भी लोग देखेंगे। शहर से निकलने वाला कचरा किसी भी शहर के लिए बड़ी समस्या होता है। उसके निपटारे से शहर के लोगों का स्वास्थ्य सीधे तौर पर जुड़ता है। लेकिन दुर्ग में ऐसा क्या हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि दुर्ग में दम घुटता है? आप इस रिपोर्ट में देखेंगे। कचरे के ढेर में लगी इस आग को देखिए, आग से बचे कचरे के दूसरे ढेर को देखिए। इलाका दुर्ग नगर निगम के पोटिया के ट्रेंचिंग ग्राउंड का है, जहां सालों से कचरा डंप हो रहा है। कचरे से खाद बनाने के बजाय, प्लास्टिक और अपशिष्टों को अलग करने के बजाय कचरे को आग लगा दी जाती है, जिसका धुआं आसपास के क्षेत्र में फैलता है। इसका सीधा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। हम लोग को सिर्फ 22 सितंबर तक के मशीन लग जाएगा बोले थे, अभी तक के लगा नहीं है, कुछ काम जारी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि गंदे नालों और कचरे के ढेर के कारण पिछली बार दुर्ग नगर निगम स्वच्छ भारत मिशन की रैंकिंग में फिसड्डी साबित हुआ।
वहीं दूसरी तरफ निगम में नेता प्रतिपक्ष भी अनदेखी के आरोप लगा रहे हैं। वहीं निगम में स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मानते हैं कि ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाने के लिए दूसरे स्थानों पर विरोध हो रहा है। 50% काम अभी तक 4 महीना में कंप्लीट हो चुका है और हमारी उम्मीद है कि 4 से 5 महीने में वो जो 20-25 साल से कचरा पड़ा हुआ था वो क्लियर हो जाएगा। प्रपोजल ला रहे हैं और हम अभी MIC में रखेंगे भी। हम ऐसी मशीन लगाना चाहते हैं कि जो रोज का कचरा है रोज निपटान हो जाए। कुल मिलाकर शहर का कचरा हजारों लोगों की जिंदगी में जहर फैला रहा है। इसका समाधान कब निकलता है, शहरवासियों को इसका इंतजार है। तो कचरे का निष्पादन, जैसा हमने पहले भी कहा कि किसी भी शहर के प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कचरे का ठीक से प्रबंधन ना होना सबसे बड़ी समस्या है। सवाल उठता है कि समाधान इसका क्या है। समाधान हमारे सामने इंदौर एक उदाहरण के तौर पर दे रहा है, हमको नहीं देश भर को। इंदौर का कचरा प्रबंधन का सिस्टम क्या है, आज हम फिर से दुर्ग को और तमाम लोगों को डिकोड करके बता रहे हैं। इंदौर शहर को साफ रखने के लिए लगभग 8,500 सफाई मित्र वहां अहम योगदान लगातार दे रहे हैं। 3 शिफ्टों में लोग मिलकर काम करते हैं। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र स्थापित हो चुका है, जो शहर के गीले कचरे का पूरी तरह से उपयोग कर लेता है। यह संयंत्र 150 करोड़ की लागत से बना, जिसकी क्षमता 550 मीट्रिक टन की है। इस प्लांट से प्रतिदिन 17 से 18,000 किलोग्राम बायो CNG और 10 टन जैविक खाद का उत्पादन हो रहा है, दोनों काम। इस संयंत्र में बनी बायो CNG से 150 सिटी बसें चल रही हैं, जो शहर के लोगों के काम आ रही है। ये बायो CNG कमर्शियल CNG से 5 रुपए सस्ती पड़ती है, यानी कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इंदौर नगर निगम को कचरे के निपटान से लगभग 20 करोड़ रुपए प्रति साल की कमाई होती है। अर्थ ये कहने का कि दूसरे महानगरों को इंदौर से सबक लेना चाहिए, और वो ऐसे ही टॉप पर नहीं है। अगर वो टॉप पर है तो सारी राजनीति को दरकिनार कर, जैसा यहाँ के प्रतिनिधि वहां जाकर देख कर भी आए हैं, अब इसके पालन करने की बारी। तो आज के लिए न्यूज डिकोड में बस इतना ही। कल हम आपको फिर से याद दिला दें कि देश के बजट के साथ साथ बहुत सी राय, बहुत से बिंदु होंगे जिनको समझना, डिकोड करना आवश्यक होगा। कल फिर आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी। तब तक अपना और परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।